नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। दोस्तों, द्विवेदी युग की समय सीमा सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, और 1900 से 1918 ईस्वी का जो कालखंड है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग इन काव्य है, उसकी जो विशेषताएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युग इन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां। द्विवेदी युगीन काव्य के सामान्य प्रवृत्तियां। द्विवेदी युगीन काव्य है, उनकी विशेषताओं में हम नंबर 1 पर लेते हैं राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 1 पर राष्ट्रीयता की भावना। दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्रीयता की भावना थी, वो भाव भारतेंदु युगीन काव्य से बिल्कुल अलग थी। उसमें कोई भी रोदन नहीं था, कोई रुदन न होकर सच्ची राष्ट्रभक्ति थी। जैसे एक कवि ने लिखा है, जिसको न निज गौरव ज्ञान तथा न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मर्तक समान है। अर्थात जिसमें देशभक्ति की भावना नहीं, देश प्रेम की भावना नहीं, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु के समान है तथा जीते जी मृत है। इसके बाद कहा गया है, देशभक्त वारो मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन युग में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। नंबर 2 पर हम बात करते हैं इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है ऐसा ही हुआ या ऐसा ही था। अर्थात इतिहास, पुराण आदि की लोकप्रिय कथाओं के कथानक को लेकर जो काव्य रचना की गई, वह इतिवृत्तात्मकता की श्रेणी में ही आते हैं। उसे ही इतिवृत्तात्मकता कहा जाता है। इतिवृत्तात्मकता के कारण ही द्विवेदी युग में अधिक मात्रा में प्रबंध काव्यों की रचना हुई थी। नंबर 3 पर हम बात करते हैं अतीत के माध्यम से
वर्तमान समस्याओं का समाधान। अतीत के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान। दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्य में या द्विवेदी काल में अतीत के माध्यम से जो नवीन समस्याएं हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, वो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए काव्य रचना किया गया। कवियों ने जनता में जागृति लाई और उस जागृति के फलस्वरूप जो प्राचीन काल से जो समस्याएं चली आ रही थी समाज के सामने, उनसे कैसे पार पाया जा सकता था, इस सब का विवेचन अपने काव्य में किया। एक कवि ने लिखा था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। अब हम नंबर 4 पर बात करेंगे, उपेक्षित नारी पात्रों की साहित्य में प्रतिष्ठा। अपेक्षित नारी पात्रों की साहित्य में प्रतिष्ठा। तो उपेक्षित नारी पात्र हैं, उनको साहित्य में प्रतिष्ठित किया गया द्विवेदी युग में, जिनको बहुत पहले साहित्य में दर्शा देना चाहिए था। जिस प्रकार से यशोधरा काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को मानिनी रूप में दिखाया गया है। वो कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझे अपने पग की बाधा पाते। यशोधरा कह रही है कि हम छत्राणी हैं, वो अपने पति को तिलक लगाकर रण क्षेत्र में सहज मरने मारने के लिए भेज देती हैं। इसी प्रकार साकेत काव्य में उर्मिला को दिखाया गया है। साकेत का 9वां सर्ग है, वो उर्मिला के विरह का सर्ग है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्य में नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण बखूबी किया गया है। नारी के विधव्य जीवन तथा तरुण बाल विधवाओं का वर्णन है, वो उनके काव्य में किया गया है। एक कवि ने कहा है, कौन करेजा नहीं कर सकता सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कि ऐसा कौन सा कलेजा होगा जो नहीं कर सकता होगा कि बाल विधवाओं की विपत्ति सुनकर, उनके कष्टों को सुनकर। एक अन्य कवि ने कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो इस प्रकार से द्विवेदी युग में नारी की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है।
नंबर 6 पर हम चर्चा करेंगे भाषा रूप कि द्विवेदी युग में भाषा का रूप कैसा था। द्विवेदी युग में परंपरागत चली आ रही ब्रज भाषा के मोह को धीरे धीरे त्याग दिया गया था। काव्य में खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा हुई तथा खड़ी बोली हिंदी का मानकीकरण है वो द्विवेदी युग में हुआ। नंबर 7 पर हम बात करते हैं प्रबंधात्मकता। प्रबंधात्मकता द्विवेदी युग में प्रबंध काव्यों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई और इसका कारण है द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के कारण प्राचीन कथानकों को लेकर प्रबंध काव्य की रचना की गई। नंबर 8 पर मानवतावादी विचारों का प्रादुर्भाव। मानवतावादी विचारों का प्रादुर्भाव। द्विवेदी युग में मानवतावादी विचार है उनको प्रमुख रूप से उजागर किया गया है। मानव एक दीन दुखी की सेवा प्रमुख ध्येय माना गया है। सद्गुण एवं सत्संग की महत्ता को स्वीकार किया गया है तथा साथ ही साथ कुसंग के कुफल को भी इंगित किया गया है। नंबर 9 सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। दोस्तों, द्विवेदी काल में सामाजिक रूढ़ि थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उन पर प्रहार किया गया है। अनमेल विवाह, बाल विवाह तथा विधवा नारी के पुनर्विवाह न होने की समस्या को भी समाज के सामने रखा है, उस पर प्रकाश डाला है तथा किस प्रकार से विधवा नारी का पुनर्विवाह न होने के कारण वो तरुणावस्था में विधवाएं हो जाती हैं तथा उनके जीवन में अनेक कष्ट होते हैं, उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 10 प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। दोस्तों, द्विवेदी युग में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी युगीन कवि एवं काव्य। द्विवेदी युगीन कवि एवं काव्य। नंबर 1 कवि का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। उनका काव्य है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज अबला विलाप, अबला विलाप, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, और संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र में दोस्तों खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया गया है। नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे हरिओद का। हरिओद के काव्य में प्रिय प्रवास, सूखे चौबदे, चौखे चौबदे, चौखे चौबदे, वेदही वनवास, रस कलश, रस कलश प्रमुख रूप से आते हैं। प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1914। और प्रिय प्रवास को दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण की कहानी है, लेकिन प्रिय प्रवास में जो राधा है वो आधुनिकता लिए हुए है। उसे लोक रंजन रूप में नहीं बल्कि लोक सेवक रूप में प्रदर्शित किया गया है। रस कलश है वो नायिका भेद संबंधी रचना है। रस कलश है वो कौन सी रचना है? नायिका भेद। नंबर 3 पर हम बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी काव्य है पथिक, पथिक मिलन सौपन। रामनरेश त्रिपाठी का काव्य क्या है? पथिक मिलन और सौपन। ये तो है खंड काव्य, खंड काव्य। तथा मानसी, मानसी है काव्य संग्रह है। मानसी क्या है? काव्य संग्रह। नंबर 4 पर हम बातें करते हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी और जौहर, हल्दी घाटी और जौहर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 5 पर हम बात करते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम
शर्मा शंकर। इनका प्रसिद्ध काव्य है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है ये। इसमें बाल विधवाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है तथा इनके काव्य में सामाजिक रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया गया है। नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इनका प्रसिद्ध काव्य है साकेत। साकेत साकेत एक राम काव्य है, राम कथा पर आधारित काव्य है। किस कथा पर है? राम कथा पर। साकेत राम कथा पर आधारित है। साकेत के अंतर्गत कुल 12 सर्ग है तथा 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला के विरह को दर्शाया गया है। सर्ग कितने हैं? कुल 12 सर्ग और 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह है। जो उपेक्षित पात्र थी, जिसे काव्य में स्थान नहीं मिला था, साकेत में उसे प्रदान किया गया है। दूसरा प्रमुख है यशोधरा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध गृह त्याग के लिए चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, घर त्याग देते हैं। तो यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझे पद की बाधा पाते। कि सखी वे मुझे कह कर चले जाते, मैं सहर्ष उनको विदा करती। वे मुझे छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इस संसार को कुछ न कुछ प्रदान वो कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें सहर्ष सच्चे हृदय से विदा करती, लेकिन वो कहकर तो जाते। यशोधरा के माननीय रूप को भी इसमें चित्रित किया गया है। आगे देखिए भारत भारती। भारत भारती दोस्तों भारत भारती में अतीत और वर्तमान की जो दुर्दशाएं हैं उनका चित्रण किया गया है कि उस समय में तत्कालीन परिस्थितियों में समाज की क्या दुर्दशा थी तथा प्राचीन काल से क्या समस्याएं चली आ रही हैं तथा उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। अगला पंचवटी। दोस्तों पंचवटी काव्य में प्रकृति का चित्रण किया गया है तथा शूर्पणखा, राम लक्ष्मण और सीता के संवाद को दर्शाया गया है पंचवटी काव्य के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल की समय सीमा तथा काव्य एवं काव्यगत प्रवृत्तियां एवं तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया। मुझे आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।